हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने इसके पहले भी आपको 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 8 जो हमारा है छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता। मतलब जो फंगाई होते हैं यानी जो कवक होते हैं, कवकों की कहां कहां पे उपयोगिता होती है, कहां कहां पे इसका इंपॉर्टेंस है, ये हम देखेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा क्वेश्चन आज का हम देखने वाले हैं वो है हमारा विभिन्न क्षेत्रों में जीवाणुओं की उपयोगिता। बैक्टीरिया हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, कितने उपयोगी हैं, वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहां पे कवर कराएंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे जैव पीड़कनाशी यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और बायोपेस्टिसाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके सभी के एग्जाम्पल भी आपको आज के इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता। देखिए, कवकों की यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कवक जो होते हैं ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि परपोषी आप कह सकते हैं, विषमपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम जो है एब्सेंट होता है, जिस कारण से ये स्वयं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपने देखा है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कवक से संबंधित 1-2 चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवकों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है, वो तेल की बूंदे के रूप में होता है, या तो किसके रूप में होता है, या तो आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है एक प्रकार से ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होता है। तो या कभी कभी आपको तेल की बूंदों के रूप में भी मिल जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता की। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कवकों की उपयोगिता की, तो देखिए कई अलग अलग क्षेत्रों में कवकों का हम यूज करते हैं, या यूं कहें कि कवकों को यूज करके हम तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है फंगाई यानी कि कवक का, वो आप देखेंगे किसके रूप में है। कवक का जो इंपॉर्टेंस यूज है वो है औषधि के रूप में, औषध यानी कि मेडिसिन या ड्रग्स के रूप में। आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कवकों से कई प्रकार के एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। हमने आपको बताया था पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो कि सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक है, जिसकी खोज सन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन जो है एक प्रकार के कवक से ही प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक होती है, यानी कवकों का उपयोग करके हम प्रतिजैविक औषधियां भी तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो यूज है कवकों का वो है औषधि के रूप में। तो देखिए अनेक प्रकार के जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होती है ये सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक है और इसको हम कवक से प्राप्त करते हैं। किस कवक से प्राप्त करते हैं, तो हमने आपको बताया था किस कवक से प्राप्त करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से। किसमें से प्राप्त करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से। इसको हम प्राप्त करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। तो इसको हम पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त करते हैं, ये चीज आपको तैयार कर लेनी है। यानी जो पहला इंपॉर्टेंट यूज है वो है औषधि के रूप में। तो विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है कवकों का उपयोग करके। जैसे एग्जांपल हमने आपको क्या दिया, पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट यूज क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति में। मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि उपजाऊ कैसे बनती है, इसके संदर्भ में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे कवक होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं और अपघटन करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो मतलब आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट यूज होता है कवक का एक यूज ये भी होता है। कई सारे कवक ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, इन सड़े गले पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं इनका अपघटन करते हैं और इनका अपघटन करके क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो चूंकि कवक जो होते हैं ये भूमि की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ा देंगे, क्योंकि भूमि के अंदर जो उपस्थित जैसे नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट के फॉर्म में हो सकती है, जो कार्बन है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में हो सकती है। तो इन बड़े यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ा जाता है और उसको तोड़ने के लिए कवक जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं और ये उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके वातावरण में मुक्त कर देते हैं और इस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है।
तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी कवकों की अहम भूमिका होती है। तो दूसरा यूज आपको याद रखना है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। तीसरा देखिए क्या है, हार्मोन के निर्माण में, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है हार्मोन्स क्या होते हैं, क्लास 11th में आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कई प्रकार के हार्मोन्स जो है कवकों से तैयार करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहां पे हमने लिखा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्रकार का प्लांट हार्मोन्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जो कि प्लांट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, यानी एक प्रकार का ये ग्रोथ हार्मोन्स भी होता है पौधों के लिए। ऑक्जिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये आपके पौधे की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स होते हैं। तो जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन्स होता है, और जिब्रेलिन नामक ये जो हार्मोन्स है इसको हम जिब्रेला फ्यूजोकोराई, ये एक फंगाई है, ये क्या है, एक कवक है। ये हमारा जिब्रेला फ्यूजोकोराई क्या होता है, एक कवक होता है, और इस जिब्रेला फ्यूजोकोराई नामक कवक से ही हम जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स का निर्माण करते हैं या तैयार करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि हार्मोन्सों के निर्माण में भी कवकों की अहम भूमिका होती है। चलिए इसके बाद चौथा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और हमने आपको यह चीज पहले भी बताई है कि अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, भूमि ज्यादा उपजाऊ बनती है। तो यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके कई सारे कवक ऐसे होते हैं, जैसे रोडोटुरुला। रोडोटुरुला एक ऐसा कवक है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, और यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी रोडोटुरुला जैसे और कई सारे कवक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में। इसके बाद चलिए पांचवा है अनुसंधान में, यानी आप देखेंगे बहुत सारे सर्चिंग लाइन पे भी हम कवकों का उपयोग करते हैं, कवकों के माध्यम से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को भी अंजाम देते हैं। यानी कवक में आप देखेंगे जैसे एक न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा एक ऐसा कवक है जिसका उपयोग करके हम आप देखेंगे अनुवांशिकी में, स्पेशली जेनेटिक्स में तथा कई प्रकार के अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूरोस्पोरा जैसे हो गए, इसके अलावा और कई सारे कवक ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम जेनेटिक्स में अनुसंधान के रूप में करते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम कवकों का अनुसंधान के रूप में यानी कि सर्चिंग लाइन में हम इसका यूज करके अनेक नई नई खोजें कर सकते हैं। तो कवकों की इस फील्ड में भी अहम भूमिका होती है। तो यहां पे आपको 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट तैयार करना है, पूरे के पूरे यूजेस जो होते हैं या उपयोगिता जो होती है कवकों की, और यही 4-5 कवकों की जो उपयोगिता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये क्वेश्चन काफी अहम है, आप लोगों के एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में जीवाणुओं की यानी कि बैक्टीरिया की क्या क्या उपयोगिता है, बैक्टीरिया का कहां कहां पे यूज है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की कहां कहां पे उपयोगिता है, कहां कहां पे हम जीवाणुओं का यूज कर सकते हैं। वैसे तो जीवाणुओं की अगर आप उपयोगिता देखेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में जीवाणुओं की अहम भूमिका है। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे बैक्टीरिया का यूज करके अनेक सारी चीजें तैयार की जाएगी, लेकिन यहां पे 4 से 5 जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में। देखिए कोई भी, चाहे वो कवक हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, इनका काम होता है जल का अपघटन करना, या इसके अलावा जो भी मिट्टी में उपस्थित तत्व होते हैं उनको अपघटित करना। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जैसे एजोटोबैक्टर होता है, बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो एक है एजोटोबैक्टर, ये एजोटोबैक्टर, तथा इसके अलावा कुछ और जीवाणु होते हैं जैसे क्लास्ट्रीडियम, जैसे यहां पे इसको आपको क्लास्ट्रीडियम बना लेना है। तो क्लास्ट्रीडियम हो गया आपका, ये क्लास्ट्रीडियम हो गया, और एजोटोबैक्टर, ये दोनों ऐसे जीवाणु होते हैं एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे अभी आपने क्या देखा था, कवक में देखा था कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे रोडोटुरुला आपने देखा था। उसी प्रकार से बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं कि जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यानी पहला जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो जीवाणुओं का इंपॉर्टेंट यूज कहां पे है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने पर, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं इनके अलावा भी जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं।
इस प्रकार से देखिए दूसरा जो हमारा यहाँ पे यूज है या दूसरा जो हमारा उपयोग है, दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोग क्या है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। लैक्टिक अम्ल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 से आप लोग पढ़े हैं कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आप लोग बताते हैं किसमें, दही में। तो जो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, ये लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है, तो देखिए दूध में एक शर्करा उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज शर्करा। क्या बोलते हैं, लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा जो है एक डाइसैकेराइड होता है, आप लोग पढ़े होंगे डाइसैकेराइड होता है। इसका जब हम क्या करते हैं, इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो फिर क्या बनता है, मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं का निर्माण होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज वगैरह बनते हैं। तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में आप देखेंगे जीवाणुओं की अहम भूमिका होती है। एक इंपोर्टेंट बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। इस लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नामक जो जीवाणु होता है, यही क्या करता है, जो लैक्टोज होता है, दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है, उसको लैक्टिक अम्ल यानी कि दही में परिवर्तित करता है। यहां के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना केवल आपके 2 से 3 या 4 नंबर में पूछे जाएंगे, बल्कि ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया के कवक के नाम हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं। खास तौर से लैक्टोबैसिलस लेक्टाई जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो लैक्टोबैसिलस लेक्टाई ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक अम्ल के निर्माण में भाग लेता है, यानी कि दूध को दही में परिवर्तित करने में भाग लेता है। तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में भी आपने देखा जीवाणुओं की अहम भूमिका होती है। इसके बाद तीसरा है एसिटिक अम्ल के निर्माण में। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है सिरका निर्माण में, सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण में। तो एसिटिक अम्ल का आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। तो एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका के निर्माण में भी जीवाणु जो है अहम योगदान निभाते हैं। एक जीवाणु है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या नाम है, एक जीवाणु है एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये क्या करता है, ये सिरका निर्माण में भाग लेता है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु क्या करता है, सिरका का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, सिरका का, यानी कि एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी जीवाणुओं की अहम भूमिका होती है, यानी कि सिरके के उत्पादन में भी इनकी अहम भूमिका होती है। तो तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं औषधि निर्माण में। तो बैक्टीरिया हो या आपका फंगाई हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनसे हम तरह तरह की एंटीबायोटिक्स लेकर के और तरह तरह की दवाइयां जो है विकसित करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं। तो औषधि निर्माण में अगर हम बात करें तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके हम तरह तरह के एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां जो है तैयार कर सकते हैं। जैसे जब हमने आपको एंटीबायोटिक के स्रोत हमने आपको कराया था, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के इंपॉर्टेंट स्रोत होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह होते हैं। तो हमने आपको पहले ये चीज बता रखी है कि एंटीबायोटिक के निर्माण में जीवाणुओं की अहम भूमिका होती है। तो कई सारे प्रतिजैविक औषधियां जो होती है वो हम तैयार करते हैं किसमें से, जीवाणुओं से। तो एक एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जीवाणु है, इस स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक जीवाणु से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक जो है तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। तो कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम क्या करते हैं, प्रतिजैविक औषधियां जो है तैयार करते हैं। तो औषधि निर्माण में भी जीवाणुओं की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा आप देखेंगे सहजीवी के रूप में, यानी सिम्बियोटिक के रूप में। सिम्बियोटिक के रूप में आप बोलेंगे कैसे इसका उपयोग होता है, कैसे इसका यूज होता है। तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, जिसको आप लोग पूरा नाम क्या पढ़े, इस्चेरिचिया कोलाई। आप लोग लेक उपरांत मॉडल में भी इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे सहजीवी के रूप में क्या होता है, जो हमारा इस्चेरिचिया कोलाई होता है, यानी जो हमारा ई कोलाई होता है, ये जीवाणु हमारे शरीर में क्या करता है, सहजीवी के रूप में रहता है और हमारे कई सारे जैविक क्रियाओं को क्या करता है, जैविक क्रियाओं में मदद करता है। तो ये एक प्रकार का इस्चेरिचिया कोलाई जो होता है, ई कोलाई जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। तो सहजीवी के रूप में ये हमारे शरीर में उपस्थित रहता है और कई सारी हमारी जैविक क्रियाओं में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 से 5 इंपोर्टेंट फील्ड देखी जहां पे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग या यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं बैक्टीरिया के, लेकिन यहाँ पे आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट यूज केवल याद रखना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम समझते हैं जैव पीड़कनाशी यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम जैव पीड़कनाशी की यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स की। तो बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जैव पीड़कनाशी नाम से स्पष्ट है। पीड़क का मतलब होता है जो हानिकारक चीजें होती है, चाहे वो हानिकारक प्लांट हो या हानिकारक कीट हो या हानिकारक इंसेक्ट हो या कोई भी अवांछनीय पौधा हो, इनको अगर नष्ट करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पीड़कनाशी कहते हैं। तो जैव पीड़कनाशी में आप क्या देखेंगे कि वे जीव यानी जैव पीड़कनाशी एक प्रकार के जीव ही होते हैं, और वे जीव जिनका उपयोग करके हम अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, उन्हें ही हम जैव पीड़कनाशी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अवांछनीय चीजों को, हानिकारक चीजों को नष्ट करने का काम करते हैं। अब वो हानिकारक चीजें चाहे आपके पौधे हों या आपके कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी कीट हो या आपके कोई भी एनिमल्स हो, उनको नष्ट करने का काम करते हैं जो पीड़कनाशी, उन्हीं को हम बोलते हैं जैव पीड़कनाशी। तो जैव पीड़कनाशी के अंतर्गत कुछ ऐसे जीव आते हैं जो जीव क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक पेड़ पौधों को और अनैच्छिक कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अनैच्छिक रूप से उत्पन्न जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव पीड़कनाशी। तो जैव पीड़कनाशी आपने देखा क्या होते हैं कि वे जीव जिनका उपयोग करके हम अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं जैव पीड़कनाशी। अब बात करते हैं जो जैव पीड़कनाशी है ये दो इंपोर्टेंट प्रकार का होता है। एक होता है जैव शाकनाशी। क्या होता है? एक होता है जैव शाकनाशी और दूसरा होता है जैव कीटनाशी। अब आपको दोनों के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैव शाकनाशी मतलब ऐसे पीड़कनाशी या ऐसे जीव जो कि शाकों को नष्ट करेंगे। शाक का मतलब है एक प्रकार से खरपतवार। खरपतवार तो आपको पता है खरपतवार क्या होते हैं? अवांछनीय पौधे होते हैं जो कि मेन फसलों के साथ उग आते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, डेवलपमेंट को रोक देते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार जिनको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स, तो ये वीड्स या खरपतवार जो होते हैं इनको नष्ट करने वाले जो जीव होते हैं इनको हम बोलते हैं जैव शाकनाशी। और जैव कीटनाशी की अगर हम बात करते हैं तो वे जीव जो कि हानिकारक और अवांछित कीटों को नष्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं जैव कीटनाशी। या आप ये कह सकते हैं कि वे पीड़कनाशी जो कि कीटों का नाश करते हैं। नाश का मतलब है कि भक्षण करते हैं। नाश यहां पे आप नहीं बोलेंगे, तो यहां पे आप भक्षण बोल सकते हैं, वो ज्यादा सही है। तो जैव कीटनाशी मतलब इसके अंतर्गत ऐसे पीड़कनाशी आएंगे, ऐसे कुछ कीट आएंगे जो कि हानिकारक कीटों को नष्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं जैव शाकनाशी की। तो जैव शाकनाशी देखिए वे पीड़कनाशी होते हैं जो कि खरपतवारों को, किसको? जो कि खरपतवारों को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं जैव शाकनाशी। मतलब ऐसे पीड़कनाशी, ऐसे जीव जो कि शाकों को नष्ट करते हैं या खरपतवारों को नष्ट करते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? जैव शाकनाशी। शाक आप लोग पढ़े होंगे, कैरोलस लिनियस ने जब अपना वर्गीकरण किया था तब आपने देखा था कि जो उन्होंने वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने 3 से 4 ग्रुप बनाए थे। एक बनाया था उन्होंने वृक्ष, एक बनाया था उन्होंने शाक, और दूसरा बनाया था उन्होंने श्रब यानी कि झाड़ी। तो शाक हम किसको बोलते हैं? जिनकी हाइट लगभग 1 से ज्यादा 1 से 2 मीटर होगी, जिनका तना बहुत ही कोमल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उन्हीं को हम बोलते थे क्या? शाक बोलते थे। तो शाक जिनको कि अपन लोग क्या बोलते हैं? शाक को हम बोलते हैं, शाक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाक को हम इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब। ठीक, और हर्ब को जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैव शाकनाशी का मतलब होता है कि ऐसे पीड़कनाशी जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जो अवांछित पौधे उगाते हैं फसलों के साथ उनको नष्ट करते हैं, ऐसे जीवों को या ऐसे पीड़कनाशी को ही हम क्या कहेंगे? जैव शाकनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव शाकनाशी बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखिए जैव शाकनाशी के अंतर्गत इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में। आप क्या देखेंगे? भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में जो कैक्टस दिखाई देता है आपको, कैक्टस आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कैक्टस का पौधा आप सभी लोग देखे होंगे, जगह जगह पूरी जगह उसकी बॉडी में क्या होते हैं? प्लांट बॉडी में पूरी जगह कांटे पाए जाते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो कैक्टस पाया जाता है उस कैक्टस को रोकने के लिए कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम एक कीट होता है। कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम नामक एक कीट है, इस कीट का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो नींबू के बगीचे होते हैं, नींबू के बगीचे में आप देखेंगे कि अवांछनीय और हानिकारक दूब घास वहां पर निकल आती है,
जिनको नष्ट करने के लिए यहां पे आप देखेंगे कि फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा ये एक प्रकार का क्या है, कवक है जिसका उपयोग किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारा शाकनाशी है, शाकनाशी का मतलब है खरपतवारों को नष्ट करने वाले पीड़कनाशी, तो पीड़कनाशी में कौन आएंगे, जीव या कि कीट ही आएंगे जो कि खरपतवारों को नष्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे हमने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यादा मात्रा में कैक्टस दिखाई देते हैं, तो कैक्टस के पौधे में कांटे लगे होते हैं। आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे कैक्टस के प्लांट के बारे में। इसके अलावा नागफनी होता है, यह भी कैसा होता है, यह भी पूरे कांटों से भरा होता है। तो आप देखेंगे कैक्टस को रोकने के लिए हम एक कीट का उपयोग करते हैं, और यह कीट क्या हो गया, पीड़कनाशी हो गया। पीड़कनाशी का मतलब क्या है, खरपतवारों को नष्ट करने वाला जीव। तो ये पीड़कनाशी जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने क्या दिया कि कैक्टस को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम नामक कीट का प्रयोग करते हैं। तो ये कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम नामक कीट क्या करता है, इनका भक्षण करने की कोशिश करता है और इनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है। यानी कैक्टस को रोकने का काम करता है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम। ये इंपोर्टेंट कीट है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या दिया कि जो फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा होता है, ये क्या करता है, दूब घास को नष्ट करने का काम करता है। नींबू के बगीचों में दूब घास अक्सर उगाती है, जो कि नींबू को हानि पहुंचाने का काम करती है। एक प्रकार से खरपतवार का काम करती है नींबू के बगीचे में दूब घास। तो इस दूब घास को नष्ट करने के लिए फाइटोप्थेरा पल्मीवोरा जो है एक कवक होता है जिसका उपयोग किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि ये कवक हो गया एक, और एक क्या हो गया, आपका कीट हो गया। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पे खरपतवारों को रोकने का काम कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए या अवांछनीय हानिकारक पौधों को रोकने के लिए जिन पीड़कनाशी का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव शाकनाशी। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा प्रकार हमारा बचा है जैव कीटनाशी, यानी कि बायो इंसेक्टिसाइड्स। चलिए इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम समझते हैं कि जैव कीटनाशी क्या होते हैं। तो जैव कीटनाशी की अगर हम बात करते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत स्पेशली कीट आते हैं, और ये कीट क्या कहलाएंगे, यहां पे पीड़कनाशी। तो यानी ऐसे पीड़कनाशी जो कि किसको नष्ट करेंगे, कीटों को नष्ट करेंगे। जैसे आप देखे होंगे कुछ हानिकारक कीट होते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि फसलों को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे कीट आपके दैनिक जीवन में भी दिखाई देते होंगे, आप लोग अपने बगीचे वगैरह में देखते होंगे, आप लोग अपने गार्डन वगैरह में देखते होंगे, जो आप लोग फसल वगैरह लगाते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। क्या कर देते हैं, ये कीड़े नष्ट कर देते हैं फसलों को। तो उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए या उन कीड़ों की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ ऐसे कीट आते हैं जो कि इन अवांछनीय कीटों का भक्षण कर लेते हैं, जिस कारण से फिर ये कीट जो है फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ऐसे पीड़कनाशी जो कि हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं, आप देख भी सकते हैं कि वे जैव पीड़कनाशी जो कि कीटों को नष्ट करते हैं उन्हें ही हम जैव कीटनाशी कहते हैं। मतलब ऐसे पीड़कनाशी या ऐसे जीव जो कि अवांछनीय या हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं, इंसेक्ट को नष्ट करते हैं। इंसेक्ट एक समूह होता है कीटों का, आप लोग पढ़े होंगे इसको क्लास 11th में। जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा होता है उसको कई वर्गों में अपन बांटे हैं, उसमें से एक होता है इंसेक्टा। तो इंसेक्ट से इंसेक्टा वर्ग बना है यहां पे। तो जैव कीटनाशी का मतलब है कि ऐसे पीड़कनाशी जो कि डायरेक्ट अवांछनीय और हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव कीटनाशी। जैव कीटनाशी के अंतर्गत आप देखेंगे स्पेशली क्या आते हैं, कीट आते हैं, और ये कीट ही क्या करते हैं, हानिकारक कीटों से रक्षा करते हैं। अर्थात यही कीट जो है क्या करते हैं, हानिकारक कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे हम आपको बता रहे हैं, जो एफिडो होता है। एफिडो एक कीट है और इस एफिडो को मारने के लिए एक प्रेइंग मैंटिस नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। ये एफिडो जो है कई प्रकार से फसलों को बर्बाद करने में तुला रहता है, और इस एफिडो को मारने के लिए ये जो हानिकारक कीट होता है ये फसलों को बर्बाद करता है। तो इसको मारने के लिए एक विशेष प्रकार के कीट का प्रयोग किया जाता है, और ये कीट कौन सा है, प्रेइंग मैंटिस। तो ये प्रेइंग मैंटिस जो कीट है ये एफिडो नामक प्रजाति को नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, जैव पीड़कनाशी है। तो जैव पीड़कनाशी के अंतर्गत ऐसे पीड़कनाशी जो कि कीटों का नष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कीटों को नष्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं जैव कीटनाशी।
या बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो यहां पे हमने आपको आज की इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हालांकि ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने आपको 4 लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा हमने आपको चैप्टर 8 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करा दिए हैं। अब इसका केवल आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसकी वीडियो भी हम आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग अगर बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पे। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पर। आपको हैंड रिटन नोट्स जो है व्हाट्सएप में प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।